हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त से आपका एग्जाम है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम के लिए बहुत सारे दिन जो है वो नहीं बचे हुए हैं। मात्र 25 दिनों का समय बचा हुआ है। तो आप लगातार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हिंदी का भी टेस्ट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि आप लोग 100 लाइक का टारगेट जो है वो जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है आपकी ध्वनि। जबकि सार्थक इकाई की अगर हम बात करें, सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द। जी हाँ दोस्तों, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जो है वो है आपकी शब्द। पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी भाषाओं की जननी जो है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आई। पाली भाषा के बाद प्राकृत प्राकृत भाषा आई। उसके बाद कौन सी? अपभ्रंश आई। और फिर कौन सी आई? जल्दी से बताइए। अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश के बाद अगर हम बात करें कि अपभ्रंश के बाद, तो वह आई आपकी बोली। तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? जल्दी से बताइए। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पूरा टा वर्ग होता है, टा ठा डा डा णा, तो ये पूरा आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है। चूंकि हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, यानी कि णा जो है हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन होता है, इसलिए आपको णा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। समझ रहे? तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डा और ड़ा ध्वनियों के विषय का कौन सा कथन जो है वो शुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि ये तालब ध्वनियाँ हैं। गलत, ये तालब ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टा ठा डा डा णा और पूरा टावर्ग आपका, क्योंकि ये दोनों के दोनों टावर्ग के व्यंजन है और पूरा टावर्ग आपका मूर्धन्य से बोला जाता है, तो तालब ध्वनि तो होंगी नहीं, तो पहला गलत। ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मूर्धन्य ध्वनि तो हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन की दृष्टि श्रेणी में जो है वो इनको रखा गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? जल्दी से बताइए। भूकंप, देखो भूकंप का अगर हम नाम दे दें, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा भूकंप की बात हो रही है, तो बस जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेता का स्त्रीलिंग शब्द, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। नेता का स्त्रीलिंग शब्द होगा नेत्री। पहला ऑप्शन करेक्ट। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मानस। मानस शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जल्दी से बताइए। प्रतिदिन, तो देखो यहाँ पर प्रतिदिन की बात हो रही है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा ये। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने क्रिया विशेषण पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इत्मीनान से बता सकते हो। ठीक है ना। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक आपको बताना है। ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो उनको ही अकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण बता रहा है, तो बस पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, है ना, तो को कारक चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा, क्योंकि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो को होता है, इसलिए यहाँ पर आपका
कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, में कौन सा काल है। संभाव वर्तमान काल है, वह आई हो तो, बस यहीं से संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए संभाव वर्तमान काल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, धूप में चला नहीं जाता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहा, आप आ गए। वाक में आहा शब्द कैसा शब्द है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ये एक अव्यय शब्द है, विस्मयादिबोधक अव्यय में देखने को मिलेगा, है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप आपको बताना है, यानी कि ये एक तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रंथ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है। 14, ये एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। द्विज पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा, अपसरण का, अपसरण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अभिसरण, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम का युग्म कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। शाश्वत का विलोम शब्द जो है वो यहाँ पर सदैव दे रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों शाश्वत शब्द के विलोम शब्द की, तो वो होता है क्षणिक, ना कि सदैव, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी शब्द नहीं है। अब देखो, जितने भी ये विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, इनमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है, वोकैब की चीज है। इसलिए अगर आप इनको याद कर रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि इनका आंसर बता के ही मैं आगे बढ़ूंगा। आप सोचो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, तो कुछ होता ही नहीं है बताने का। मद का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अब समानार्थी का मतलब होता है जिसका समान अर्थ हो, यानी कि पर्यायवाची। कौन सा मद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शिथिल। शिथिल शब्द ये है, ये मद का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी गर्भ, मग और नशा ये सभी होंगे, है ना। तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शिथिल का अर्थ होता है ढीला, ठीक है। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का समूह को पहचान कर चिन्हित कीजिए। अनेकार्थी का मतलब होता है शब्द तो एक है लेकिन अर्थ अलग अलग, इसको कहते हैं अनेकार्थी। लेकिन शब्द बहुत सारे हों लेकिन इन सब का अर्थ एक ही हो, तो इसको कहते हैं पर्यायवाची। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, याद रखिएगा, अनेकार्थी और पर्यायवाची में। तो कौन सा अनेकार्थी शब्दों का सही समूह है, अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये सभी अनेकार्थी शब्दों के अर्थ हैं। राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे मध्यादेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है, उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तकाबी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। युवकों को फिल इन द ब्लैंक्स होने पर भी विवाह करना चाहिए। युवकों को अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, ये सेंटेंस कब कहा जाता है, किस स्थिति में। ये सेंटेंस तब कहा जाता है जब काम समय पर ना हो, पहला ऑप्शन करेक्ट। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है कभी समाप्त ना होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मनुजात और मनुजाद शब्द का सही अर्थ, मनुजात का मतलब मानव, मनुजात का मतलब राक्षस, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में उपसर्ग शब्द आपको बताना है। तो परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि उपसर्ग, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार की तदित प्रत्यय हैं। तो ये भाववाच्य है ना। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद अन्य प्लस अन्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इत्यादि शब्द का सही में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा है। तो इत्यादि शब्द की अगर हम बात करें कि कौन सी संधि है, तो यण संधि होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? तो गुरुदेव शब्द की अगर हम समास की बात करें कि कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप गुरुदेव शब्द का जब समास विग्रह करोगे तो गुरु रूपी देव, यानी कि गुरु के समान देव, और जब के समान और है जो की हिंदी निकले तो वहां पर कर्मधारय समास। ठीक है। इत्यादि शब्द में मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करोगे तो इति प्लस आदि होगा, है ना। एक्सप्लेन करना भूल गया था, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। इति प्लस आदि, तो छोटी ई और बड़ा आ मिलके आधा ता बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर आधा ता हो गया और बड़े आ का डंडा लगेगा तो इत्यादि शब्द हो जाएगा। ई और आ मिलके या बनाएंगे तो या तो आपका बन ही गया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यण संधि होगी। गुरुदेव में मैंने आपको बता दिया कर्मधारय समास। संरचना के आधार पर दिए गए वाक्यों में वर्गीकरण में से कौन सा प्रकार नहीं है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि संरचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ आज्ञार्थक वाक्य दे रहे, कोई भी वाक्य नहीं होता, इसलिए तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इनमें से त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्यांश आपसे पूछा है, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 34। तो जल्दी से बताइए। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, बस यहीं पर गलत हो जाएगा। गाय का शुद्ध घी होगा, है ना, ना कि शुद्ध गाय का घी, बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बाकी के दो क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चलेगा और गद्यांश वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको छोड़ करके पूरे 37 क्वेश्चंस का टेस्ट मैंने आपसे लिया है। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।